हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और बात करते हैं सामान्य विज्ञान की सीरीज में, जनरल साइंस के टॉपिक में। आज बात करेंगे हम फिजिक्स की। आज बात करेंगे हम इसकी फिजिक्स की। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और ये जो हमारा जो चल रहा है, ये आपका एनडीए का एग्जाम हो, आपका सीडीएस का एग्जाम हो, आपका डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के लिए बराबर सुइटेबल होगा। हर किसी एग्जाम के लिए पूरा का पूरा ये आपका सुइटेबल पैटर्न होगा। हम उसी पैटर्न पर आगे बात करेंगे। फिजिक्स में आज हम चैप्टर की बात करेंगे ऑप्टिक्स। एक चैप्टर शुरू करेंगे हम ऑप्टिक्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं जिसको? प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोग पहले ध्यान से देखेंगे। इस ऑप्टिक्स की बात अगर हम करेंगे तो हमारे जनरल साइंस में इस ऑप्टिक्स के दो टॉपिक होंगे। इसको हम 2 टॉपिक्स में बांट के डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। पहला तो लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी की बात करेंगे तो इसमें हम लेंसेस के बारे में बात करेंगे। लेंस एवं दर्पण, लेंस एंड मिरर्स। तो लेंस एंड मिरर्स की बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे किसकी? तो हमारा जो लाइट्स की प्रॉपर्टीज हैं, प्रकाश के गुण हैं, उन गुणों के बारे में। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक की हम बात करेंगे अपने लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में जो हमें इस ऑप्टिक्स में नीड पड़ने वाली है, रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्लियर बात? चलिए, तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। सबसे पहले ऑप्टिक्स की बात अगर करें, ऑप्टिक्स में लाइट की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी। इसमें एक टॉपिक आपने सब ने सुन के रखा होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इसको समझेंगे, फिर आगे की और भी चीजों की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो जब देखते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये मान लिया हमारा कोई मिरर का सरफेस है, कोई ओपेक सरफेस है, अपारदर्शी सतह है, ठीक है। ओपेक सरफेस है। ओपेक सरफेस का मतलब इसके उस पार कोई भी प्रकाश नहीं जा सकता। एक तरफ हमने पॉलिश कर दी है, इसे ओपेक सरफेस कहते हैं। पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम और भी बात करेंगे। अभी इस ओपेक सरफेस के परपेंडिकुलर, लंबवत एक रेखा खींची, एक हमने लाइन ड्रॉ की जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। हिंदी में इसे कहा जाता है अभिलंब। हिंदी में इसको कहा जाता है अभिलंब। तो यहां तक की बात क्लियर? अब समझना ध्यान से। यहां पर हमने अब क्या किया? अब हम इस पर एक रे, एक किरण को इंसिडेंट कराएंगे। एक किरण को यहां से इस पर डालेंगे, यहां पर, ठीक है, सतह पर। अब जरा देखो, ये जो किरण होगी, इस किरण को हम बोलेंगे ये इंसिडेंट हो रही है, इसलिए इस किरण को कहा जाएगा इंसिडेंट रे, आपतित किरण।
क्लियर बात। अब यहां से टकराने के बाद, क्योंकि ये जो हमारा सरफेस है वो ओपेक सरफेस है, अपारदर्शी सतह है, और किसी भी माध्यम से किसी भी सतह से टकराने के बाद प्रकाश का उसी दिशा में वापस लौट आना, उसी माध्यम में, दिशा नहीं सॉरी, उसी माध्यम में वापस लौट आना ही परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इसी माध्यम से गई थी, यहां से टकराने के बाद ये किरण इस तरह से वापस चली जाएगी और इसी किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। इसी किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, इंग्लिश में इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। क्लियर बात, यहां तक सबको क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे समझते हैं इसमें। अब आप एक चीज देख रहे हो, सबको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि एक तो आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहां पर इसमें कोई छिद्र होता तो ये किरण ऐसे सीधी निकल जाती, निकली नहीं है। अगर यहां पर कोई छिद्र होता तो इसका रास्ता ये होता, ठीक है। अब यहां और यहां के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जानी चाहिए थी ये ऐसे, लेकिन ऐसे गई नहीं, अपने रास्ते से हट गई, नहीं हट गई अपने रास्ते से। अगर अपने रास्ते से हट गई है तो इसी किरण को हम इस कोण को बोलेंगे विचलन, विचलित हो गई है, अपने रास्ते से हट गई है ये, इसीलिए इसको कहा जाता है विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको? विचलन कोण। क्या कहेंगे? विचलन कोण, डेविएशन एंगल। क्या बोलेंगे इसको? डेविएशन एंगल। क्लियर बात, यहां तक सबको क्लियर हुई? चलिए, ये था हमारा नॉर्मल, ये है हमारी इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम दिखाते हैं आई से, और इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। क्लियर बात, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। सबको क्लियर हुई? नेक्स्ट, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, इसके बीच के जो एंगल है इसको हम आर से दिखाते हैं और नाम देते हैं इसका आर का परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। सबको क्लियर यहां तक? परावर्तन कोण तक क्लियर? नेक्स्ट, एक एंगल ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जिसको हम कहते हैं जी से दिखाते हैं, इसको डेल से दिखाते हैं, ठीक है। इस जी का मतलब होता है, जी को कहा जाता है विचलन कोण, जी को कहा जाता है विचलन कोण। क्या कहेंगे? विचलन कोण। क्लियर बात, सबको समझ में आई यहां तक? चलिए, ओ सॉरी 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 सॉरी, जी को कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल या छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण। बताइए, सबको बात यहां तक, ये डायग्राम सबको समझ में आया? ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन एक एक करके हम देख लेते हैं, ध्यान समझना। आपतन कोण कौन सा है या इंसिडेंट एंगल कौन सा है? जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ है वो इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना हुआ है उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। जो दर्पण की सतह और आपतित किरण के बीच का कोण, ध्यान से सुनेंगे, सतह और आपतित किरण के बीच के कोण को ही हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण, ठीक है। और
जो रिफ्लेक्टेड रे का ओरिजिनल पाथ है उससे जिस पाथ पर वो जा रही है, इस पाथ के बीच के एंगल को ही हम डेल या डेविएशन एंगल, विचलन कोण कहते हैं। ये डायग्राम सब लोग देख लीजिए। क्लियर हुआ यहां तक या नहीं क्लियर हुआ? सब लोग ध्यान से समझेंगे, इसको देख लीजिए एक बार। सब लोग इसको ध्यान से देखिए और बताइए ये क्लियर हुआ सबको या नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अब जरा हम देखते हैं ध्यान से। अब सबसे पहली बात, इसके बारे में कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के बारे में कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं और समझते हैं आगे। फिर हम प्रकाश के गुणों, परावर्तन के गुणों के बात करेंगे। अभी पहले बात समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण की, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज, दोनों के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में, चूंकि इसका भी मीडियम इसका भी मीडियम, दोनों का मीडियम एक ही है, दोनों का मीडियम सेम है। अगर मीडियम सेम है तो स्पीड इनकी कैसी होगी? मीडियम सेम होने के कारण जो इनकी स्पीड होगी, जो इनकी चाल होगी, वो चाल भी कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, चाल स्पीड कैसी होगी? सेम होगी। लेकिन लेकिन इनकी वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी यानी वेग सेम होगा या नहीं होगा? तो वेलोसिटी भैया सेम नहीं होगा। वेलोसिटी बेटा सेम नहीं होगा। क्यों नहीं वेलोसिटी सेम होगी? क्योंकि आप देखिए पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये बात हम आपको पीछे चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। क्लियर बात यहां तक? चलिए तो ध्यान रखना, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों की स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। क्लियर? यहां तक का सबका क्लियर हुआ? ध्यान से सब लोग देख लीजिए। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ और बात करते हैं की कोशिश करते हैं। तो हमने बात करी थी परावर्तन की। अभी हम इस डायग्राम पे न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और जान लेते हैं थोड़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। थोड़ा सा और जानते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले जो ऐसी चीजें जो अनिवार्य है, नेसेसरी हैं, वो कौन कौन सी चीजें जो आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए? तो सबसे पहली चीज, परावर्तन तभी संभव होगा जब जो हमारा सरफेस है वो अपारदर्शी हो। सरफेस कैसा हो? अपारदर्शी हो, जिसे ओपेक कहते हैं। ओपेक सरफेस, ठीक, सतह का अपारदर्शी होना जरूरी है। और रिफ्लेक्शन में जिस मीडियम से हमने किसी भी चीज को छोड़ा है वो उसी मीडियम में वापस आ जाए, इसी को हम कहते हैं परावर्तन। तो परावर्तन के लिए दूसरी शर्त आपको ध्यान रखनी है, दूसरी बात, कि जो मीडियम है हमारा, जो माध्यम है, वो माध्यम भी सेम होगा। मीडियम भी दोनों का कैसा होगा? सेम। किसका? आपतित किरण, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का, परावर्तित किरण का मीडियम भी सेम होगा। क्लियर हुई बात यहां तक सबको? चलिए अब हम इस पर कुछ पीछे वाले उस पर कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं और परावर्तन के नियम। सबसे पहले परावर्तन के नियम समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल समझेंगे। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो आपको सबको पता होंगे, दो होते हैं। पहला नियम, पहला नियम, चलो तो पहला नियम जो है हमारा परावर्तन का, वो पहला नियम क्या कहलाता है, उसकी हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। तो देखिए फर्स्ट लॉ, पहला नियम। तो पहला नियम क्या करता है, पिछले डायग्राम में हम जरा देखते हैं, पिछले डायग्राम में अपने, तो देखो ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। ये तीनों एक ही सरफेस में होते हैं, एक ही सतह पर, एक ही तल में होते हैं। ये हमारा है रिफ्लेक्शन का पहला रूल, पहला नियम। क्लियर बात। अब बताइए आप लोग कि इसका एक ही सतह, एक ही तल में होने का क्या मतलब है। एक ही सतह में होना ये क्या होता है, क्या मतलब है इसका, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हमने इस रे को इस बोर्ड के पैरेलल डाला है, तो ये जो रे यहां से जाएगी ये भी बोर्ड के पैरेलल ही होगी, ये नॉर्मल भी बोर्ड के पैरेलल ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि रे ऐसे आ रही हो और इन आप रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जा रही हो। क्लियर बात समझ में आ गई। एक ही सरफेस में होने का मतलब है अगर ये इससे छूती हुई आ रही है तो ये भी इससे छूती हुई ही जाएगी और ये भी इससे छूता हुआ ही होगा। क्लियर। चलिए तो पहला नियम क्या था, पहला नियम था हमारा इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे RLEC TED, रिफ्लेक्टेड रे, एंड जो नॉर्मल है यानी अभिलंब है, ये तीनों सेम सरफेस में होते हैं, यानी एक ही सतह पर होते हैं। तीनों कहां होंगे, एक ही सतह पर होंगे। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के होगा, यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा परावर्तन कोण के बराबर। क्लियर बात। ये दोनों रूल समझ में आए सबको। चलिए नेक्स्ट। अब पहले आप ये जरा समझिएगा ध्यान से इस चीज को, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। सबने लिख तो लिया ही होगा, तो इसको हम थोड़ा सा यहां से साफ करते हैं। आप जरा देखो ध्यान से सब लोग, पहले इसको भी हटा देते हैं तो सबको समझ में आ चुका है। ये इसको भी थोड़ा सा हम हटा लेते हैं। ये भी इंसिडेंट रे, तो ये सबको समझ में आ चुकी है, सब लोग जानते हैं, इसको समझ चुके हैं। चलो अब देखो ध्यान से, हमने पहला रूल क्या पढ़ा है, एंगल आई, दूसरा रूल जो था हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे हम, इस पे ना बात करके, चलो इसी पे छोटा, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा, इसी पे क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। आपसे कहा है कि एक प्रकाश की किरण, सब लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि उसमें लैंग्वेज दी होगी पेपर में। आपसे ये नहीं कहेगा कि जी जो कल टू, ये सब पहचानना पड़ेगा आपको। हम आपको लैंग्वेज बोल के बता रहे हैं। एक प्रकाश की किरण, एक लाइट रे है, वह दर्पण के सरफेस से, मिरर के सरफेस से, दर्पण की सतह से, ध्यान से सुनना, दर्पण की सतह से 30 अंश के कोण पर आ रही है। मिरर के जो सरफेस है, दर्पण की जो सतह है, उससे कितना एंगल बना रही है,
तो उससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब आपसे शेष सभी कोणों की माप को पूछा है। शेष सभी कोण यानी जितने भी शेष एंगल हैं उन आल सभी एंगल्स की वैल्यू बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से सुन लीजिए। आपसे कहा है कि कोई जो लाइट रे है, कोई प्रकाश की किरण है, वो दर्पण की सतह से 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो हमें ऑल एंगल्स की वैल्यू चाहिए, सभी कोणों के मान चाहिए। क्लियर बात? नेक्स्ट, समझ में आई यहां तक की? बताइए, कोई प्रॉब्लम? चलो देखो अब आगे। तो सबसे पहली बात, हमें कौन सा एंगल दिया गया है पिछली स्लाइड में हम देखेंगे। देखो कौन सा एंगल दिया गया। सबसे पहली बात, दर्पण की सतह से किरण गिर रही है सतह पर। कोई किरण दर्पण की सतह से 30 अंश के कोण पर आ रही है। इसका मतलब भैया ये वाला, इसका मतलब बेटा ये वाला एंगल दिया गया है। कौन वाला एंगल दिया है? ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल है जी। क्या है ये वाला एंगल? जी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है G इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? G इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब समझिए आप अपना, फिर से आइए यहीं पर। अगर हमें, चलो हम यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम वहां पर बता देंगे आपको। G इज इक्वल टू आपको दिया गया है 30 डिग्री। अब देखो ये है नॉर्मल दर्पण के सरफेस से मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, जिसमें से इतना एंगल हमें पता चल गया है 30 डिग्री होगा, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा भाई? टोटल है 90, इतना है 30, तो ये एंगल 60 का बचेगा नहीं बचेगा? तो I इज इक्वल टू 60 डिग्री। सबको समझ में आया? ना आया हो फिर से बता देते हैं। G प्लस I इज इक्वल टू है 90। ठीक है, G एंड I इज इक्वल टू 90। G दिया गया है 30 डिग्री प्लस I हमें नहीं पता, और ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 90 माइनस 30, यानी I की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60 डिग्री। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? बताइए, I हमारा आ गया कितना? 60 डिग्री। ठीक है, अगर I 60 डिग्री आ गया है तो हमें यह भी पता है कि I एंड R इज इक्वल होते हैं, तो R भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर? अब बात किसकी बची हुई है? ये डेल को निकालने की। तो डेल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सब लोग ध्यान से समझेंगे। ये पूरी एक सीधी रेखा है, ये पूरी एक सीधी रेखा है। यहां से इस पूरे एंगल को जब बनाएंगे तो ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री का। ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री का। क्लियर बात? अब ध्यान से समझो, जब ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, इसमें से ये हम 60 निकाल चुके हैं, ये 60 निकाल चुके हैं, तो 60 60 120, तो ये कितना बचा भाई? कितना बचा? 60 बचा। तो डेल कितना हो गया? 60 हो गया। बात सबको समझ में आई? इन वैल्यू को हम ले चलते हैं अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। तो G हमारा 30 था, तो I हमारा निकल के आया था 60 डिग्री, और R निकल के आया था हमारा 60 डिग्री, और डेल हमारा निकल के आया है 60 डिग्री। क्लियर हुई बात? समझ में आई? अब ध्यान से समझो, G और I डेल की बात करें अगर, तो आप देख रहे हो जब G 30 था तो डेल 60 आया है। ये हमेशा डबल आएगा, हमेशा डबल आएगा। तो नोट डाल के क्या हम ये लिख नहीं सकते कि डेल इज इक्वल टू होगा 2G? डेल जो होगा, जो विचलन कोण, जो डेविएशन एंगल आएगा, डेविएशन एंगल हमेशा 2G के इक्वल होगा। यानी ग्लांसिंग एंगल का डबल करने पर हमें डेविएशन एंगल मिलेगा। ग्लांसिंग एंगल को डबल करने पर क्या मिलेगा? हमें डेविएशन एंगल मिलेगा। क्लियर हुई बात यहां तक सबको या नहीं? क्लियर हुई? बताइए।
क्लियर हुई? ठीक। एक बात और यहां पर आप लिख सकते हो, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल, इन सब का जो सम होता है, इन सब का जो सम होता है वो सम डेल, इन सब का जो सम है वो सम 180 डिग्री होता है। बताइए बताइए भाई, आपको परावर्तन समझ में आया या नहीं आया? कोशिश की इसको अच्छे से समझाने की, ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। एक पॉइंट, ये दो, ये तीसरी स्लाइड, कोई दिक्कत तो बताइए। एक और सवाल करें? चलिए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कोई लाइट रे है, एक प्रकाश की किरण है। अभी हम सीट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक प्रकाश की किरण है जो नॉर्मल से, जो नॉर्मल से 45 डिग्री के एंगल पर, चलो कुछ और लेते हैं, जो नॉर्मल से 75 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है? 75 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। इसका मतलब ये एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल दिया गया है। कितना इंसिडेंट एंगल? इंसिडेंट एंगल कितना? 75। अगर हमें इंसिडेंट एंगल पता चल गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। चलिए अब एक बात आपने समझी थी पीछे, हमने एक रूल बताया था आपको कि G प्लस आई इज इक्वल टू होता है 90। G प्लस आई इज इक्वल टू 90, ये तो आप पीछे सीख चुके थे ना। बताइए, कोई प्रॉब्लम? G प्लस आई इज इक्वल टू कितना होता था? तो G प्लस आई इज इक्वल टू होता था 90। अब देखो I की वैल्यू हमें पता है 75, तो G इज इक्वल टू प्लस G प्लस 75 इज इक्वल टू 90, तो एंगल G इज इक्वल टू 90 माइनस 75, यानी वैल्यू 15 डिग्री आ गई। तो एंगल G कितना आ गया? बताइए, एंगल G आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल G आ गया तो डेल निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत बता दोगे कि डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? बताइए, दोनों क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आए? सबको दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं क्लियर हुए? ध्यान से बताइए बात को। क्लियर? चलिए तो हमने इसकी बात कर ली, ये हमने देख लिया। दूसरी हमने इसकी बात कर ली, ये हमने देख लिया। तीसरी हमने ये क्वेश्चन देखा, एक न्यूमेरिकल हमने ये लगाया। अब हम बात की बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो हमने जो रिफ्लेक्शन था उसकी बात कर ली हमें। अब देखते हैं जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन यूज कहाँ होता है? क्या यूज है रिफ्लेक्शन के? रिफ्लेक्शन कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, आप लोग हमें देख पा रहे हो या हम आपके सामने बैठे हैं और आपको देख रहे हैं, या हम कुछ भी देख रहे हैं अपने आसपास रखी हुई वस्तुओं को, जो हम देख पाते हैं, ये किस गुण के कारण देख पाते हैं? तो ये परावर्तन के गुण के कारण ही देख पाते हैं। तो याद रखना, कोई भी वस्तु हमें परावर्तन के गुण के कारण ही दिखाई पड़ती है, यानी वस्तुओं का दिखाई देना, विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का दिखाई देना, ये प्रकाश के परावर्तन के गुण के कारण ही संभव है। बताइए यहां तक की बात, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। बताइए, कोई प्रॉब्लम यहां तक? सबको समझ में आई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट। तो अब हम रिफ्लेक्शन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की ओर। इसी में चलो भाई, अब ध्यान समझो, दो छोटे छोटे पॉइंट हैं, नोट डाल के आप लिख लेना, पेपर में आते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको नोट डाल के ध्यान रखना क्या है। तो देखिए ध्यान से हम लोग समझेंगे इधर उधर।
इधर उधर नहीं देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इधर देखो, देखिए सबसे पहली बात, ये हमने दो मिरर लिए हैं। एक मिरर ये है, एक मिरर ये है। ये दो मिरर हैं हमारे पास, और दोनों के बीच का एंगल मान लिया अभी 90 डिग्री है। ठीक है, दो आंसर होंगे, एक 90 डिग्री एक 60 डिग्री। दोनों की कंडीशन क्या होती है सब लोग ध्यान से समझेंगे। ये रे इस पहले वाले इस पर आई, इंसिडेंट हुई। ठीक है, यहां से टकराने के बाद ये इस पर इंसिडेंट होगी। ठीक है, यहां से इंसिडेंट होकर फिर इससे रिफ्लेक्टेड होगी और ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, इस रे को जो ये आ रही है इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे, यानी हिंदी में आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको? आपतित किरण। ठीक है, अब जो रे ये वाली है, इस वाली रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित, परावर्तित किरण। जो ये निकल के जा रही है इसे बोलेंगे इमर्जिंग रे। इमर्ज्ड रे, इमर्जिंग यानी निर्गत, निर्गत किरण। क्या कहेंगे इसको? निर्गत किरण, एमर्जिंग रे। एमर्ज्ड, एमरजेंट, एमर्जिंग रे और एमर्जिंग रे ना लिखकर आप इसको एमरजेंट रे करेंगे, ये सही। एमरजेंट रे। बताइए, क्लियर हुई बात? अब क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। पूछेगा क्या आपसे? आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा बेटा कि देखो ये है इंसिडेंट रे, ये है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन समझ में आया? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के समांतर होकर गुजर रही हैं। तब दोनों दर्पण के बीच का एंगल कितना होगा? दोनों दर्पण के बीच का एंगल कितना होगा? तो ऐसी स्थिति में दोनों एंगल, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया? अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। दूसरी कंडीशन समझिए। एक दर्पण ये है हमारा मिरर, मिरर नंबर 1 एंड मिरर नंबर 2। ठीक है, एक रे को हमने इस वाले एंगल पर इमर्जेंट कराया, इस पर मिरर पर। ये यहां से टकराने के बाद ये इस पर जाएगी, यहां से बाहर निकल जाएगी। क्लियर हुई बात? तो ये जो आ रही है इसको हमने कहा था इंसिडेंट रे। क्या कहा था इसको? इंसिडेंट रे। जो बाहर निकल रही है इसको हमने अभी कहा था इमर्जेंट, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। जो ये वाली थी इसको हमने कहा था
रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड। क्लियर हुई बात? बताइए, यहां तक की बात सबको क्लियर हुई? अब देखो ध्यान से, कंडीशन ध्यान से समझना। इंसिडेंट रे ये पहले मिरर के पैरेलल है, लेकिन इमरजेंट रे दूसरे मिरर के पैरेलल है। बस कंडीशन समझ में आई? पीछे वाली कंडीशन में इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी, पैरेलल टू ईच अदर थी, लेकिन यहां पर इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे बोथ आर पैरेलल टू मिरर। किसके पैरेलल है? मिरर के पैरेलल है। तो यहां पर इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे बोथ, ये दोनों पैरेलल होंगी किसके? तो ये दोनों पैरेलल होंगी मिरर्स के, रिस्पेक्टेड मिरर्स। तो ये दर्पण के समांतर होंगी। ऐसी कंडीशन में दोनों सरफेस के, दोनों दर्पण के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो दोनों मिरर्स के जो बीच का एंगल होगा वो होगा बेटा 60 डिग्री का। तो दो बात समझ में आई, एक 60 डिग्री वाला क्वेश्चन और एक 90 डिग्री वाला क्वेश्चन। इन दो में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 90 डिग्री का क्वेश्चन और 60 डिग्री का क्वेश्चन दोनों सबको क्लियर हुए? क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट। तो हमने अभी तक पढ़ा था रिफ्लेक्शन को। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। RAFCTION, रिफ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं अपवर्तन, जिसे हम कहते हैं अपवर्तन। तो अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। ठीक है, सब लोग देखिए ध्यान से। तो अब हमारे यहाँ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन चलेगा, पूरे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम अपवर्तन को समझते हैं होता क्या है। देखो, अपवर्तन का मतलब होता है किसी भी चीज का, या हाँ किसी भी चीज, चलो मानते केवल अपवर्तन समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बाद में। किसी भी चीज का किसी सतह से पार हो जाना, आर पार दिखाई देना ही क्या कहलाता है? आर पार दिखाई देना ही अपवर्तन कहलाता है। सतह से पार हो जाना ही अपवर्तन होगा, ध्यान समझना। अगर प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर किसी सतह से टकराकर आर पार निकल जाना, पार हो जाना ही अपवर्तन कहलाता है। क्लियर बात? जहां परावर्तन के लिए हमें ओपेक सरफेस की आवश्यकता होती थी, हमें अपारदर्शी सरफेस की आवश्यकता होती थी, लेकिन यहां पर हमें ट्रांसपेरेंट सरफेस की आवश्यकता होगी, यानी हमें पारदर्शी सतह चाहिए होगा। तो अपवर्तन हमेशा पारदर्शी सतह से होगा। तो अपवर्तन हमेशा किससे होगा? तो अपवर्तन हमेशा पारदर्शी सतह से होगा, यानी ट्रांसपेरेंट सरफेस से होगा। क्लियर हुई बात? तो इसके लिए हमें सरफेस कैसा रिक्वायर्ड होगा? ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए अब हमने ये एक सरफेस लिया है जो कि सरफेस ट्रांसपेरेंट है। पीछे वाले फिगर में हमने यहाँ पर पॉलिश की थी, लेकिन इसमें हमें पॉलिश नहीं करनी, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए। इस ट्रांसपेरेंट सरफेस में भी हमने पीछे के तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ की, और इसी लाइन को हमने पीछे भी नॉर्मल कहा था, यहां भी हमें ये नॉर्मल ही है, यानी अभिलंब। हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए
नेक्स्ट, एक हमने रे इस पर इंसिडेंट करवाई, ये ये तो हो गई हमारी इंसिडेंट रे। ये रे हमारी कौन सी है, तो ये रे है हमारी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक है, अब ध्यान से समझना, वापस तो लौटेगी नहीं, पार करनी है। तो देखो, ये जानी तो चाहिए ऐसे, ये जानी चाहिए ऐसे सीधे, जानी चाहिए, लेकिन ये सीधे जाएगी नहीं, ये या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी। ठीक, या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। कहने का मतलब या तो इस नॉर्मल से दूर हटकर जाएगी या तो इस नॉर्मल से पास हटकर आएगी। पास, आप जरा समझो इसको, दो डायग्राम अलग अलग बना लेते हैं हम इसमें। पहले हम इस नॉर्मल से दूर करके निकालते हैं इसको, और दूसरे डायग्राम में इसको जानी ऐसे चाहिए, हमने इसको नॉर्मल के पास झुका के निकाल दिया। ठीक है, बात वही है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो ये कौन सी रे है, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल है, ये एंगल को हम बोलेंगे आई, जो ये वाला एंगल है इसको हम बोलेंगे आर, यहां पर भी ये वाले एंगल को हम बोलेंगे आई, और जो ये वाला एंगल होगा इसे कहेंगे आर। ठीक है, जहां आई इज इक्वल टू है इंसिडेंट एंगल, आई इज इक्वल टू है इंसिडेंट एंगल, एंड आर इज इक्वल टू है रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल। यानी अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर बात यहां तक की, समझ में बात आई? अब ध्यान से समझो। अब हम बात ये करें कि भाई जहां हमने रिफ्लेक्टर की बात करी थी, परावर्तन की बात करी थी, तो परावर्तन में मीडियम तो सेम थे। परावर्तन में जो मीडियम थे हमारे, वो मीडियम सेम थे, इंसिडेंट रे और किसके, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के। लेकिन यहां पर मीडियम अलग अलग है, डिस्टिंक्ट मीडियम है, इसका मीडियम अलग है, इसका मीडियम अलग है। ठीक है, अब एक मीडियम होगा रेयरर, एक मीडियम होगा डेंसर, यानी सघन और विरल। तो किसको सघन लिखना है, किसको विरल लिखना है, ये अब समझो ध्यान से हमारी बात। सबसे पहला देखिए, हम यहां पर लिख रहे हैं, अभी इनको हम समझाएंगे। सघन का मतलब डेंसर मीडियम, और विरल का मतलब रेयरर मीडियम। ठीक है, देखो आप समझो ध्यान से। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहे हो, या मान लिया एक बेंच पे 4 लोग बैठे हुए हो, ठीक है, तो 4 लोग बैठे होगे तो थोड़ा सा दब के बैठे होगे, और अगर आप उसमें से 4 में से 2 निकाल दिया, 2 बचे, तो आप थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेकर आराम से बैठ सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब ज्यादा लोग होंगे तो सघन, सघन का मतलब फिर आपको दब के चलना पड़ेगा। जब कम लोग होंगे यानी विरल, तो आप अपने आप को मतलब आराम से कर सकते हो, यानी थोड़ा फैल के चल सकते हो, ऐसा आप कह सकते हो याद रखने के लिए। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटा दी हमने, क्योंकि सघन से विरल में मतलब थोड़ा रिलैक्स होकर। जब कोई प्रकाश की किरण, पहले आप 2 लोग बैठे थे, फिर हमने 4 लोगों को बैठा दिया, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी बैठने में। ठीक, तो विरल से सघन माध्यम में अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुके। दोनों बात समझ में आई।
अब क्या होता है रेयर डेंसर, कैसे हम बताएंगे, कैसे इनको पहचानेंगे, इसकी बात हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले आप इतना बताइए, यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ध्यान से लोग देख लीजिए इसको। बताइए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रूल की बात करें अगर, इसके अपवर्तन के नियम या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एक तो रूल वही है जो आप पीछे परावर्तन में पढ़े थे, सेम वैसा ही है कि यहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है रूल, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू किसके, एन के। ये एन क्या है? एन है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ऑफ माध्यम, यानी जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। क्लियर बात यहां तक की? बताइए, समझ में आई? अब ये अपवर्तनांक ही बताएगा, अपवर्तनांक ही बताएगा कि कौन रेयरर है, कौन डेंसर है। तो कौन रेयरर, कौन डेंसर, इसकी पहचान कौन कर देगा? अपवर्तनांक ही बताएगा। क्लियर? चलिए, अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है, इस अपवर्तनांक का यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा? तो भाई ये यूनिट लेस होता है बेटा, यूनिट लेस, यानी विमाहीन या मात्रकहीन। क्यों भाई? क्योंकि ये रेशियो है किसका, एंगल का। दोनों, जब कोई भी जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक, चलिए, तो यहां तक की बात हमारे हिसाब से आपको समझ में आई होगी थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं इन कुछ मीडियम्स का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको कुछ बताते हैं हम आपको, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर मीडियम है। डेंसर और रेयरर की पहचान हम कैसे करते हैं, इसकी कुछ वैल्यू हम आपको बता रहे हैं और उन वैल्यू को सबको याद करनी है। एक बात आपको और पता होगी, इसी रूल को हम भी कहते हैं स्नेल का नियम। तो यही है भैया स्नेल का नियम। क्या है ये? साइन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होता है, यही स्नेल ने बताया था। चलिए, तो एक तरफ हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तरफ हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरी तरफ मीडियम। पहले एक तरफ इधर करते हैं इसको, तुम चले जाओ, हट जाओ। ये है मीडियम और एक तरफ लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से समझो, मीडियम की बात करें तो सबसे पहला वैक्यूम यानी निर्वात, वैक्यूम, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मानेंगे 1। कितना? 1। दूसरा वायु, एयर, एयर, ये वैक्यूम। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मानेंगे 1.00029, 1.00029। नेक्स्ट वाटर, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हम लेते हैं 1.33, 1.33। नेक्स्ट ग्लास, कांच, ग्लास,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। 1.5। नेक्स्ट कांच के बाद डायमंड। ये बेटा कुछ पूछी जाती पेपर में, इसलिए इनको हम बता रहे हैं आपसे। डायमंड डायमंड की होती है 2.4। नेक्स्ट सिलिकॉन। सिलिकॉन की 3.9। जर्मेनियम क्लियर हुई बात। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती हैं। अब ध्यान से समझना, अगर हम एक मीडियम ले वैक्यूम, दूसरा मीडियम ले वाटर, तो वैक्यूम और वाटर में कौन रेंसर कौन रेयरर? तो वैक्यूम हो गया आपका रेयरर और वाटर हो गया डेंसर। अगर वाटर और ग्लास में लें तो वाटर हो गया रेयरर और ग्लास हो गया डेंसर। बेटा समझ में आया? अगर वाटर और एयर को लें तो एयर हो गया रेयरर, वाटर हो गया डेंसर। तो बात क्लियर हुई? यहां तक सबको बात ये समझ में आई? ये टेबल आपको याद करना है, ये टेबल सबको याद होनी चाहिए। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का 1.0029, वाटर का 1.33, कांच का ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.4, सिलिकॉन का 3.9, जर्मेनियम का 4। ठीक है, अब आगे बढ़े हम। यहां तक की बात सबको समझ में आई या नहीं समझ में आई? बताइए सब लोग ध्यान से, सब लोग देखें और ध्यान से बताएं। सब लोग देखें और ध्यान से बताएं, फिर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे छोटा सा, फिर हम आगे बढ़े। थोड़ी सी बात, छोटा सा न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं कि न्यूमेरिकल इसके कैसे पेपर में आते हैं और कैसे इसको करना है हमें। हाँ, कोई न्यूमेरिकल हमें मिल जाए छोटा सा, उस पर न्यूमेरिकल बात करते हैं। हाँ चलो देखो, न्यूमेरिकल हमारा इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल बनते हैं। इसमें साइन, या इसको ऐसे लिखिए आप, n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, या इसको हम कह सकते हैं साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये फार्मूला यूज होगा। कैसे? देखो, सबसे पहली बात आपसे कहेगा क्वेश्चन, किसी मीडियम में, किसी माध्यम में, एक कोई मीडियम है, कुछ भी मीडियम है, एक कोई मीडियम है जिसमें जो लाइट है उसके स्पीड मान लिया, आप इसको ऐसे लिखिए, हाँ हाँ आप ऐसे लिखो इसको कि किसी माध्यम में मान लिया, या ऐसे देखो आप पहले क्वेश्चन ये वाला देखो, फिर हम आज की बात करेंगे। पहले आप क्वेश्चन ये देखिए, देखो, हाँ, कहा एक कोई लाइट रे है जो एक कोई प्रकाश की किरण है, एक कोई लाइट रे है जो पानी से कांच में जा रही है। किससे किस में जा रही है? पानी से कांच में अगर जा रही है तो पानी से कांच में जाए तो कांच का पानी के रिस्पेक्ट में, एक कोई लाइट रे है जो पानी से जा रही है, किसमें? कांच में। पानी से कांच ग्लास में जा रही है, तो आपसे पूछा क्या है? इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में पूछा है आपसे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में बताओ हमें, यानी कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक पानी के रिस्पेक्ट में। अभी तक जो हमने आपको सारी वैल्यू बताई हैं वो सारी वैल्यू उनकी निर्वात के रिस्पेक्ट में थी, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में थी। जब रिस्पेक्ट की बात आती है तो आप एक बात समझते हो, जिस चीज के रिस्पेक्ट में किसी की वैल्यू निकाली जाती है वो हमेशा नीचे रखा जाता है। देखो तो हमें क्या चाहिए, कांच का, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी n, कांच का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कांच का अपवर्तनांक अपॉन वाटर का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन वाटर। ठीक है, तो n जो निकल के आएगा, कांच का अपवर्तनांक हमें पता है 0.5 और पानी का 1.33, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। छोटा सा न्यूमेरिकल था, फिर न्यूमेरिकल और हम आगे सीट में करेंगे और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इसमें हम आगे की ओर देखेंगे। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक की बात क्या की है इसमें जरा समझते हैं एक बार। हमने कौन कौन सी चीजों को देखा है। हमने प्रकाश का परावर्तन समझ लिया कि प्रकाश के परावर्तन में कैसे कैसे चीजें होती हैं। हमने रिफ्लेक्शन के नियम समझे। रिफ्लेक्शन के नियम के बाद हमने 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले 2 क्वेश्चन समझे। इसके बाद हमने इस पर न्यूमेरिकल किया, फिर हमने अपवर्तन की बात करी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपवर्तन के यूजेस क्या क्या है, अपवर्तन कहाँ कहाँ यूज होता है या इसके एग्जाम्पल। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अपवर्तन के एग्जाम्पल सब लोग ध्यान से समझेंगे। बहुत बार पूछे गए पेपर में एग्जाम्पल किसके, अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, तो अपवर्तन के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको अपवर्तन के उदाहरण पूछेगा तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखना कि अपवर्तन के उदाहरण जब आपको कोई चीज वास्तविकता ना दिखाई दे, झूठा दिखाई दे, वास्तविकता में हो कुछ और आपसे दिखाई कुछ और दे रहा हो, हमेशा वहां पर अपवर्तन वाला ही आंसर सही होगा। दूसरी बात, जब जो देख रहा हो और जिसको देखा जा रहा हो, बात समझ में आई? हम किसी चीज को देख रहे हैं तो जो देख रहा है और जिसको देखा जा रहा है वो दोनों अलग अलग मीडियम में हो, अगर ये दोनों शर्त पूरी हो रही है तो वो उदाहरण हमेशा, वो एग्जाम्पल हमेशा किसका होगा, अपवर्तन का। पहला एग्जाम्पल, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये किससे संबंधित है, अपवर्तन का उदाहरण है भाई। क्योंकि तारे तो हमेशा चलते रहते, वो ऐसे थोड़ी जलते बुझते थोड़ी है, वो हमेशा चलते रहते। तारे हमसे बहुत दूर हैं, वो कोई और माध्यम है, हमारा कोई और माध्यम है, तो वास्तविकता हमें दिखाई नहीं दे रही। तारे हमेशा जलते हैं और हमें दिखाई देते जलते बुझते जलते बुझते। बात क्लियर हुई? चलिए दूसरा, पानी से संबंधित, पानी से संबंधित सभी उदाहरण, सभी उदाहरण अपवर्तन के होते हैं। कैसे भाई? देखो, पानी से संबंधित सभी एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कोई बाल्टी में पानी, कोई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी में एक सिक्का पड़ा है, तो उस सिक्का जो जितनी वास्तविकता गहराई है उतनी नहीं दिखाई देगी, कुछ ऊपर दिखाई देता है, तो भाई वास्तविकता गहराई नहीं दिखाई दे रही, झूठा दिखाई दे रहा। या स्विमिंग पूल की तली का कुछ ऊपर दिखाई देना, या किसी छड़ को अगर बाल्टी में डालते हैं तो वो छड़ तिरछी दिखाई देती है। क्या वो छड़ तिरछी हो गई है? नहीं, वो तो है सीधी, झूठी दिखाई दे रही। एक चीज पानी में, वस्तु देख किसको रहे हैं, वो पानी में है, और जो देख रहा है वो हवा में है, यानी माध्यम भी अलग अलग है, और जो वास्तविकता है वो नहीं दिखाई दे रही। इसलिए ये माध्यम भी, ये एग्जाम्पल भी किसका होगा, अपवर्तन का। तो बात समझ में आई? पानी से संबंधित सभी उदाहरण किससे होंगे, पानी से संबंधित सभी उदाहरण अपवर्तन के उदाहरण होंगे। दूसरी बात, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। दूसरा, सूर्य का
सूर्य का सूर्योदय सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त सनसेट के बाद तक दिखाई देना, बाद तक दिखाई देना। सनराइज हुआ नहीं होगा लेकिन तब 2 मिनट पहले ही आपको सन शो करने दिखाई देने लगता है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? तो ये भी एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन के उदाहरण है। तो भाई बताइए यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई सबको? अपवर्तन के उदाहरण हमें लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर बात? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार सारी चीजों को देख लेते हैं। आज हमने मेनली 2 चीजें पढ़ी हैं। एक तो हमने रिफ्रैक्शन की बात करी, पूरा इसको अच्छे से समझा है परावर्तन को। इसके बाद हमने पूरा अच्छे से समझा है अपवर्तन को। कल हम बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे प्रकाश का डिस्पर्जन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। कल हम बात करेंगे रेनबो के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इन सबको आप रिवीजन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस पे अच्छे। कल हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे हम इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।